नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल कर रहे हैं जो अदृश्य है लेकिन हमारी आधुनिक दुनिया की लगभग हर चीज को चलाता है। मौसम के पूर्वानुमान से लेकर हमारी पसंदीदा एनिमेटेड फिल्मों तक। हाँ। ये विषय है न्यूमेरिकल एनालिसिस। सुनने में शायद थोड़ा सूखा लगे, पर यह असल में एक जादुई पुल है जो गणित के शुद्ध अमूर्त सिद्धांतों को असल दुनिया की कंप्यूटिंग से जोड़ता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस गुमनाम हीरो की कहानी बताते हैं। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि इसकी जरूरत ही क्यों है। आखिर हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो हम हर समस्या को हल करने के लिए बस कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? सही बात है। आज की बातचीत इसी क्यों के इर्द गिर्द घूमेगी। हम देखेंगे कि कैसे ये फील्ड सैद्धांतिक गणित को एक ऐसे प्रैक्टिकल टूल में बदलता है जिससे हम अपनी दुनिया की सबसे उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा पाते हैं। चलिए फिर बिल्कुल जमीन से शुरू करते हैं। शुद्ध गणित जो हम स्कूल में सीखते हैं वो हमें बड़े साफ सुथरे सटीक जवाब देता है, जैसे x = 2 या किसी समीकरण का एक सीधा हल। लेकिन ये तरीके ना एक शांत साफ पानी के तालाब जैसे हैं। असल दुनिया की समस्याएं एक उफनती हुई नदी की तरह हैं, जटिल, अव्यवस्थित और लगातार बदलती हुई। चाहे वो किसी नदी का बहाव हो, किसी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार या शेयर बाजार का उतार चढ़ाव, इन सब के समीकरण इतने पेचीदा होते हैं कि उनका कोई सीधा सपाट हल होता ही नहीं है। और यहीं पर न्यूमेरिकल एनालिसिस एक तरह की, आप कह सकती हैं, अनुमान लगाने वाली मशीनरी बनकर आता है। इसका मकसद एकदम सटीक जवाब खोजना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में वो नामुमकिन है। इसका मकसद है एक ऐसा अनुमान लगाना जो इतना अच्छा हो कि व्यावहारिक रूप से काम आ जाए। अच्छा। और ये कोई नई चीज नहीं है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। बेबीलोन के लोग भी वर्गमूल निकालने के लिए अनुमान वाले तरीके इस्तेमाल करते थे, लेकिन 20वीं सदी में डिजिटल कंप्यूटर के आने से इसमें क्रांति आ गई। आज की तारीख में लगभग हर वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग सिमुलेशन की आत्मा न्यूमेरिकल एनालिसिस ही है। तो ये एक तरह से गणित की दुनिया का प्रैक्टिकल इंजीनियर है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ये बातें थोड़ी हवा में लग रही हैं। चलिए इसे जमीन पर लाते हैं। ये असल में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है? हमारे स्रोत में कुछ बहुत दिलचस्प उदाहरण हैं, जैसे नॉन लीनियर समीकरण। अब ये नॉन लीनियर क्या भला है? इसे ऐसे समझिए, एक लीनियर या सीधी चीज होती है। आप किसी स्विच को जितना दबाएंगे, रोशनी उतनी ही तेज होगी। दुगना दबाया, दुगनी रोशनी। ये एक सीधा रिश्ता है। ठीक है। लेकिन दुनिया ज्यादातर नॉन लीनियर है। आप गाड़ी के एक्सेलरेटर को दुगना दबाएं तो शायद गाड़ी 10 गुना तेजी से भागे, या एक हद के बाद और दबाने पर भी कोई फर्क न पड़े। ज्यादातर कुदरती चीजें, मौसम से लेकर हमारे शरीर तक, इसी तरह नॉन लीनियर तरीके से काम करती हैं। हाँ। और ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए न्यूटन, रैफसन जैसे न्यूमेरिकल तरीके ही काम आते हैं, जो एक तरह से अंदाजा लगाकर और फिर अपनी गलती सुधार कर सही जवाब के करीब पहुंचते हैं। और शायद इससे भी बड़ा दायरा डिफरेंशियल समीकरणों का है। मुझे बताया गया है कि ये भौतिकी और इंजीनियरिंग की भाषा है। ये सिर्फ भाषा नहीं, ये बदलाव की कहानी कहने वाली भाषा है। कोई चीज कैसे ठंडी होती है, तरल पदार्थ कैसे बहते हैं, एक रॉकेट कैसे उड़ता है, ये सब डिफरेंशियल समीकरण बताते हैं। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है जो हमारे स्रोत में दी गई है। व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण 99% से ज्यादा डिफरेंशियल समीकरणों का कोई सटीक कागज कलम वाला हल मौजूद ही नहीं है। 1 मिनट, 99%? ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि असल में लगभग पूरा मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग वो अनुमानों पर चल रहा है। एक तरह से हाँ। इसे ऐसे देखिए, प्रकृति एक ऐसी भाषा बोलती है जिसे हम लिख तो सकते हैं, मतलब डिफरेंशियल समीकरणों के रूप में, पर ज्यादातर समय पूरी तरह समझ नहीं सकते। न्यूमेरिकल एनालिसिस ही वो एकमात्र अनुवादक है जो हमें उस भाषा का मतलब समझाता है, भले ही वो एक अनुमानित अनुवाद हो। वाह। इसके बिना हम मौसम का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हवा के बहाव को बताने वाले नेवियर-स्टोक समीकरण इसी 99% वाली श्रेणी में आते हैं। और बात सिर्फ समीकरणों की जटिलता की नहीं है, उनके पैमाने की भी है। स्रोत में बड़े पैमाने की लीनियर प्रणालियों का जिक्र है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जब आपके पास हजारों या लाखों समीकरण होते हैं जो सब एक दूसरे से जुड़े हों, जैसे
किसी मॉडर्न कंप्यूटर चिप का डिजाइन, उसमें लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं और हर एक का व्यवहार दूसरे को प्रभावित करता है। आपको इन लाखों समीकरणों को एक साथ हल करना पड़ता है। अच्छा। या वो पुल वाला उदाहरण लीजिए। जब आप एक पुल का विश्लेषण करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि चलो बस इस एक केबल पर पड़ने वाले तनाव को मापते हैं। उस केबल का तनाव पुल के हर दूसरे बीम, हर दूसरे नट बोल्ट से जुड़ा है। ये समीकरणों का एक विशाल मकड़जाल है जिसे सिर्फ न्यूमेरिकल तरीके ही सुलझा सकते हैं। स्रोत में आइगन वैल्यू समस्याओं का भी जिक्र है, जो क्वांटम मैकेनिक्स और डेटा साइंस के लिए जरूरी हैं। ये तो और भी ज्यादा रहस्यमयी लगता है। रहस्यमयी नहीं, बस थोड़ा अलग तरीके से सोचने वाला। इसे ऐसे समझिए, हर सिस्टम, चाहे वो एक गिटार का तार हो, एक पुल हो या एक एटम, कुछ खास तरीकों से ही वाइब्रेट या कंपन कर सकता है। आप गिटार के तार को छेड़ें तो वो कुछ खास फ्रीक्वेंसी पर ही बजेगा। ये खास तरीके या खास फ्रीक्वेंसी ही उसके आइगन वैल्यू हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ये किसी एटम के ऊर्जा के स्थिर लेवल बताते हैं। अच्छा। और डेटा साइंस में ये हमें बताते हैं कि किसी बहुत बड़े और बिखरे हुए डेटा सेट में सबसे जरूरी पैटर्न कौन से हैं। ये सिस्टम के छुपे हुए स्वभाव को उजागर करते हैं। और आज के जमाने की सबसे बड़ी चीज मशीन लर्निंग और एआई। स्रोत कहता है कि ऑप्टिमाइजेशन इसका दिल है। बिल्कुल। जब आप किसी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे होते हैं ना, तो आप असल में क्या कर रही हैं? आप कंप्यूटर को लाखों पैरामीटर्स एडजस्ट करने के लिए कह रही हैं ताकि वो तस्वीरों को सही ढंग से पहचान सके। ये एक बहुत बड़ी ऑप्टिमाइजेशन समस्या है। कंप्यूटर को उस सबसे अच्छी सेटिंग को खोजना है जो सबसे कम गलतियां करे। और ये खोज ग्रेडियंट डिसेंट जैसे क्लासिक न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम के जरिए ही होती है। तो हाँ, ये क्षेत्र हर जगह है, अक्सर पर्दे के पीछे छुपचाप काम करता हुआ। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। अगर ये तरीके इतने जरूरी हैं और कंप्यूटर इतने शक्तिशाली हो गए हैं, तो फिर हमें एक अलग से न्यूमेरिकल एनालिसिस की फील्ड की जरूरत ही क्यों है? हम कंप्यूटर को बस समस्या बताकर ये क्यों नहीं कह सकते कि जाओ इसे हल कर दो? ये एक शानदार सवाल है और ये हमें इस विषय के दिल में ले जाता है, डिजिटल सटीकता का भ्रम। हमें लगता है कि कंप्यूटर एकदम परफेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसकी 3 मुख्य वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है सीमित सटीकता। कंप्यूटर असली संख्याओं के साथ काम नहीं करते, वो उनके अनुमानित मानों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे पाई की वैल्यू अनंत है, पर कंप्यूटर उसे कुछ अंकों के बाद काट देता है। बिल्कुल। एक सामान्य 64 बिट कंप्यूटर लगभग 16 दशमलव अंकों तक की सटीकता रखता है। ये तो बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा लगता है ना, लेकिन जब आप एक ही सेकंड में अरबों गणनाएं कर रहे होते हैं, तो हर गणना में होने वाली ये छोटी छोटी राउंड ऑफ की गलतियां जुड़ती जाती हैं और देखते ही देखते वो इतनी बड़ी हो सकती हैं कि आपका अंतिम नतीजा पूरी तरह से बकवास हो जाए। लेकिन रुकिए, आज के सुपर कंप्यूटर तो खरबों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकते हैं। क्या इतनी ज्यादा स्पीड उन छोटी मोटी गलतियों को खत्म नहीं कर देती? मतलब अगर आप बहुत तेजी से काम करें तो छोटी गलतियों से क्या फर्क पड़ता है? आपका सवाल बहुत लॉजिकल है, लेकिन जवाब है नहीं। असल में ज्यादा स्पीड समस्या को और भी बदतर बना सकती है, क्योंकि आप और भी तेजी से गलतियां जमा कर रही होती हैं। अच्छा। और यहीं पर दूसरा मुद्दा आता है, स्थिरता। कुछ एल्गोरिदम्स ताश के पत्तों के घर की तरह होते हैं। एक छोटी सी भी गलती, एक मामूली सा भी राउंड ऑफ एरर पूरे सिस्टम को ढा सकता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस हमें स्थिर एल्गोरिदम डिजाइन करने और चुनने में मदद करता है जो इन गलतियों को बढ़ने नहीं देते, बल्कि उन्हें काबू में रखते हैं। इसका क्लासिक उदाहरण है 2 लगभग बराबर संख्याओं को घटाना। सोचिए, आपके पास 2 संख्याएं हैं जो 16 दशमलव अंकों तक एक जैसी हैं। जब कंप्यूटर उन्हें घटाएगा तो वो सारे 16 अंक एक दूसरे को काट देंगे और आपकी सटीकता अचानक खत्म हो जाएगी। ओहो। एक अस्थिर एल्गोरिदम ऐसी ही छोटी छोटी आपदाओं से भरा होता है। ठीक है, तो सटीकता की सीमा और स्थिरता। और तीसरी वजह क्या थी? तीसरी वजह है कन्वर्जेंस। इसे ऐसे समझिए कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हर तीर के बाद कोई आपको बताता है कि आप निशाने से कितनी दूर हैं, थोड़ा दाएं, थोड़ा ऊपर। ठीक है। कन्वर्जेंस की गारंटी ये पक्का करती है कि आपका हर अगला तीर पिछले वाले से बेहतर होगा और आप धीरे धीरे निशाने के करीब पहुंचते जाएंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस हमें गणितीय रूप से ये साबित करने में मदद करता है कि हमारा एल्गोरिदम वाकई में जवाब की तरफ कन्वर्ज करेगा या नहीं। मतलब मंजिल तक पहुंचेगा भी या नहीं?
हाँ बिल्कुल, बिना इसके आपका एल्गोरिदम शायद हमेशा के लिए अंधेरे में ही तीर चलाता रहेगा, कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। तो जब ये सब चीजें सटीकता, स्थिरता और कन्वर्जेंस सही तरीके से काम करती हैं, तो इसका असर हमारी जिंदगी पर कैसा दिखता है? इंजीनियरिंग में हवाई जहाज का डिजाइन, हवा कैसे पंखों के ऊपर से बहेगी, इसका सिमुलेशन कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स से होता है, जो पूरी तरह न्यूमेरिकल एनालिसिस पर आधारित है। इमारतों के भूकंप सिमुलेशन भी इसी से होते हैं, ताकि पता चले कि वो झटके झेल पाएंगी या नहीं। और जलवायु विज्ञान तो इसका जीता जागता उदाहरण है। जब आप टीवी पर मौसम की भविष्यवाणी देखते हैं, तो आप असल में वायुमंडल के प्रवाह को बताने वाले नेवियर-स्टोक्स समीकरणों के न्यूमेरिकल हल के नतीजे देख रहे होते हैं। अच्छा, किसी तूफान के रास्ते का अनुमान लगाना, ये सब इसी पर टिका है। और ये कोई छोटी मोटी गणना नहीं है, इसके लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर लगते हैं। और ये सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। वित्त की दुनिया में स्टॉक ऑप्शंस की कीमत तय करने वाला मशहूर ब्लैक-स्कोल्स समीकरण भी एक डिफरेंशियल समीकरण है, जिसे न्यूमेरिकल तरीकों से हल किया जाता है। यहां तक कि मेडिकल इमेजिंग में भी। हाँ, एक सीटी या एमआरआई स्कैनर जो डेटा इकट्ठा करता है, वो एक धुंधली सी तस्वीर जैसा होता है। उसे एक साफ, इंसानी आंख से समझी जा सकने वाली तस्वीर में बदलना एक बहुत जटिल न्यूमेरिकल पहेली को सुलझाना है। और शायद सबसे मजेदार उदाहरण कंप्यूटर ग्राफिक्स का है। पिक्सार की फिल्मों में आप जो लहराते हुए बाल, बहता हुआ पानी या उड़ते हुए कपड़े देखते हैं, हाँ, वो तो कमाल का होता है। वो सब भौतिकी के समीकरणों का न्यूमेरिकल सिमुलेशन है। हर एक बाल या पानी की हर एक बूंद को नियंत्रित करने वाले समीकरणों को हर फ्रेम के लिए हल किया जा रहा होता है। हमारे स्रोत में एक बहुत अच्छी चीज का जिक्र है, कंप्यूटेशनल पाइपलाइन। ये इस पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। क्या आप इसे थोड़ा और खोल सकती हैं? और इसमें वो डिस्क्रीटाइजेशन वाला कदम क्या है, जिसे सबसे जरूरी बताया गया है? जरूर, ये पूरी प्रक्रिया एक रेसिपी की तरह है। सबसे पहले आप एक वास्तविक समस्या लेते हैं, जैसे हमें एक नया पुल बनाना है। फिर आप उसे एक गणितीय मॉडल में बदलते हैं, जिसमें तनाव और दबाव के समीकरण होते हैं। अब आता है सबसे जादुई और सबसे जरूरी कदम, न्यूमेरिकल डिस्क्रीटाइजेशन। डिस्क्रीटाइजेशन? इसे ऐसे सोचिए, एक बहती हुई नदी निरंतर या कंटिन्यूअस है, उसका हर एक बिंदु अगले से जुड़ा है। कंप्यूटर इसे ऐसे नहीं समझ सकता, क्योंकि वो सिर्फ अलग-अलग गिने जा सकने वाले नंबरों से काम करता है। तो डिस्क्रीटाइजेशन में हम उस नदी की एक तस्वीर खींचते हैं और उसे हजारों छोटे-छोटे चौकोर खानों में, मतलब पिक्सेल्स में बांट देते हैं। अच्छा, अब हम हर एक खाने में पानी की रफ्तार और दबाव का अलग-अलग अनुमान लगा सकते हैं। हमने एक निरंतर बहाव को हजारों अलग-अलग गिने जा सकने वाले हिस्सों में तोड़ दिया। यही वो कदम है जो असल दुनिया को कंप्यूटर की दुनिया में लाता है। अच्छा, तो ये असल दुनिया को कंप्यूटर के समझने लायक छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम है। पुल के मामले में इसका मतलब होगा पुल को हजारों छोटे बीम और जोड़ों में बांटना। बिल्कुल सही। एक बार आपने डिस्क्रीटाइजेशन कर लिया, तो पाइपलाइन के अगले कदम आसान है। आप एक एल्गोरिथम डिजाइन करती हैं, उसे कंप्यूटर पर लागू करती हैं, जिससे आपको एक संख्यात्मक हल मिलता है, और आखिर में आप उस हल की व्याख्या करती हैं। मतलब ये चेक करते हैं कि जो नंबर आए हैं, उनका असल दुनिया में क्या मतलब है। हाँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस इस पूरी पाइपलाइन की रीढ़ की हड्डी है। ये सब बहुत प्रभावशाली है, लेकिन तब क्या होता है जब इस पाइपलाइन में कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है? मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस को नजरअंदाज करने के परिणाम बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। गंभीर नहीं, विनाशकारी हो सकते हैं। वाह। और हमारा स्रोत इस बारे में कुछ बहुत ही सोबरिंग उदाहरण देता है। 1991 में पहले खाड़ी युद्ध के दौरान एक अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम इराकी स्कड मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा, जिससे 28 सैनिक मारे गए। अरे बाप रे। जांच में पता चला कि इसकी वजह एक छोटी सी न्यूमेरिकल एरर थी। सिस्टम के इंटरनल क्लॉक में एक बहुत छोटी सी राउंड ऑफ एरर समय के साथ जुड़कर इतनी बड़ी हो गई कि मिसाइल अपने टारगेट से चूक गई। ये तो भयानक है। मतलब एक छोटी सी गणितीय गलती की वजह से जानें चली गईं। और वित्तीय दुनिया में? वित्तीय दुनिया में भी ऐसे किस्से भरे पड़े हैं। 2012 में एक ट्रेडिंग फर्म नाइट कैपिटल ने एक नया एल्गोरिदम चालू किया। उसमें एक बग की वजह से सिर्फ 45 मिनट के अंदर उस फर्म ने $440 मिलियन गंवा दिए और लगभग दिवालिया हो गई। 45 मिनट्स में? हाँ,
उनके जोखिम मॉडल जो न्यूमेरिकल गणनाओं पर आधारित थे पूरी तरह से फेल हो गए। ये ऐसा था मानो आपने एक ऐसी सुपर कार बनाई हो जिसका एक्सेलरेटर तो बहुत तेज हो पर उसमें ब्रेक ही ना हो। और वैज्ञानिक शोध में भी तो गलतियां हो सकती हैं, जहां शायद जान या पैसा दांव पर ना हो पर सच्चाओं पर होता है। बिल्कुल, एक अस्थिर एल्गोरिदम ऐसे नतीजे दे सकता है जो दिखने में तो बिल्कुल सही लगें लेकिन असल में पूरी तरह से गलत हों। कोई शोधकर्ता सालों तक एक ऐसी खोज का पीछा कर सकता है जो असल में सिर्फ उसके कोड में एक न्यूमेरिकल खामी का नतीजा हो। ये विज्ञान की प्रगति को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। तो ये साफ है कि ये एक बहुत ही ताकतवर लेकिन नाजुक औजार है। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो ये फील्ड किस दिशा में जा रहा है? स्रोत कहता है कि ये अब सिर्फ गणितज्ञों का खेल नहीं रहा। सही बात है। इसका स्वभाव अब पूरी तरह से कई फील्ड्स को जोड़ने वाला, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी बन गया है। अब आपको सिर्फ गणित जानने से काम नहीं चलेगा, आपको कंप्यूटर साइंस की समझ होनी चाहिए ताकि आप कुशल कोड लिख सकें, आपको उस डोमेन की समझ होनी चाहिए जिसकी समस्या आप हल कर रही हैं, और यहाँ तक कि आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की बनावट की भी समझ होनी चाहिए। स्रोत में इसे विज्ञान का तीसरा स्तंभ भी कहा गया है। ये एक बड़ा दावा लगता है। ये बड़ा दावा है लेकिन सच है। परंपरागत रूप से विज्ञान के दो स्तंभ थे, सिद्धांत यानी थियरी जैसे आइंस्टाइन के समीकरण, और प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। हाँ। अब सिमुलेशन जो न्यूमेरिकल एनालिसिस से चलता है को तीसरा स्तंभ माना जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग करना बहुत महंगा, खतरनाक या नामुमकिन होता है। आप किसी नए विमान का असल में क्रैश टेस्ट नहीं करना चाहेंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। या आप किसी तारे के अंदर जाकर नहीं देख सकती कि वहां क्या हो रहा है। सिमुलेशन हमें इन चीजों का वर्चुअल क्रैश टेस्ट करने या वर्चुअल रूप से एक तारे के अंदर झांकने की ताकत देता है। और जाहिर है इसका एआई और मशीन लर्निंग से गहरा नाता है, जिसकी हमने थोड़ी बात की थी। ये रिश्ता भविष्य में और मजबूती होगा। ये अब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लगभग हर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अपनी जड़ों में एक न्यूमेरिकल तरीका ही है, और जैसे जैसे एआई मॉडल और बड़े और जटिल होते जा रहे हैं, उन्हें चलाने के लिए और भी बेहतर और तेज न्यूमेरिकल तरीकों की जरूरत पड़ रही है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो दोनों फील्ड्स को आगे बढ़ा रहा है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो न्यूमेरिकल एनालिसिस वो जरूरी अनुवादक है जो गणित की अमूर्त दुनिया को कंप्यूटर की ठोस व्यवहारिक दुनिया में लाता है। ये हमें उन समस्याओं से निपटने की शक्ति देता है जो इसके बिना बहुत महंगी, खतरनाक या बस नामुमकिन होती। ये कंप्यूटर को सिर्फ एक कैलकुलेटर से कहीं ज्यादा एक सिमुलेशन इंजन में बदल देता है, एक ऐसी खिड़की जिसमें हम भविष्य झांक सकते हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से सामने रखा है। ये हमें उन चीजों का अनुमान लगाने और खोजने की सहूलियत देता है जो हमारी सीधी पहुंच से बाहर हैं। और यहीं पर मैं जॉन वॉन न्यूमैन के एक मशहूर उदाहरण के साथ एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। उन्होंने कहा था, जब आप जानते ही नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो सटीक होने का कोई मतलब नहीं है। न्यूमेरिकल एनालिसिस हमें सटीकता और समझ दोनों देता है। ये एक शक्तिशाली विचार है। हाँ, लेकिन ये एक नया और शायद थोड़ा परेशान करने वाला सवाल भी खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारे सिमुलेशंस इतने ज्यादा अच्छे और विश्वसनीय होते जा रहे हैं कि वो असलियत से इतने मिलते जुलते हैं कि उनमें फर्क करना मुश्किल हो जाए, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम उस असलियत से ज्यादा अपने बनाए हुए मॉडल पर ही भरोसा न करने लगे? वो कौन सा बिंदु है जब एक सिमुलेशन हमें रास्ता दिखाने वाले नक्शे की जगह एक ऐसा अटल नियम बन जाता है जिस पर हम आंख मूंद कर यकीन करने लगते हैं?